हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने बिग बैंग थ्योरी को पढ़ा था। आज हम जानेंगे नेबुला थ्योरी के बारे में, जो बेसिकली नेबुला थ्योरी किस चीज़ की व्याख्या करती है। नेबुला थ्योरी व्याख्या करती है कि कैसे हमारे स्टार बने हैं, यानी तारों का निर्माण कैसे होता है और कैसे ग्रह बने हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि देखिए ये सारी संकल्पनाएँ हैं और कुछ धर्म के आधार पर हैं, कुछ साइंटिफिक हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हाँ इसी तरह इसका निर्माण हुआ होगा। बस हम अनुमान लगाते हैं, उसमें कुछ थोड़ा साइंटिफिक बातें होती हैं जिसके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि हाँ इस आधार पर ऐसा हुआ होगा। क्लियर। तो जो नेबुला थ्योरी है, यानी जिसको हम कहते हैं निहारिका सिद्धांत, ये बेसिकली नेबुला थ्योरी क्या करता है, ये आपको ये बताता है कि कैसे तारों की उत्पत्ति हुई है, यानी आपके स्टार की उत्पत्ति कैसे हुई है और आपके जो ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ। इन दोनों के बारे में ये बताता है। अब ये कैसे हुई है, कैसे स्टार बनते हैं। अब तारे में भी कई चीज़ें हैं ना, तारे भी कई प्रकार के होते हैं। बौने तारे होते हैं, ठीक है, विशाल तारे होते हैं, महाकाय तारे होते हैं। और इसमें कैसे तारे का जन्म होता है, ठीक है, कैसे उसकी मृत्यु होती है, कैसे ब्लैक होल बनता है, ये सारी चीज़ें हम आज इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आप एक एक पॉइंट को पहले समझते जाइए और फिर अपनी भाषा में उसके नोट्स तैयार करते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेबुला थ्योरी क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि तारे का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, कि कैसे तारे का जन्म होता है, यानी उसका निर्माण कैसे होता है, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, फिर उसका मृत्यु समझेंगे, फिर उसका देखेंगे कि तारे के अंदर क्या होता है, और फिर देखेंगे कि तारे का जैसे ऐसा है ना कि आपको लगता होगा कि तारे तो हमें सफ़ेद दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है, तारे के कई रंग होते हैं, सफ़ेद भी होता है, नीला भी होता है, ठीक है, लाल भी होता है। वो कैसे होता है वो सारा आप आज आपको समझ में आ जाएगा। और फिर कैसे इसकी मृत्यु होगी, कैसे ब्लैक होल बनेगा जिसमें से प्रकाश भी नहीं गुजर सकता। ठीक है, तो ज़रा समझना। तो ये जो निहारिका सिद्धांत है ये किसकी व्याख्या करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो नेबुला थ्योरी है ये क्या बताती है बेसिकली, तो ये बताती है कि कैसे तारों का निर्माण हुआ है और कैसे ग्रहों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो निहारिका एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कोहरा। कोहरा तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो कोहरा क्या होता है, धुंध जो हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि कोहरा क्या है, तो यानी आप कोहरे को लेकर क्या समझते हो। निहारिका वैसे तो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कोहरा। तो कोहरा क्या होता है, कोहरा एक क्या होता है आपका 3D बादल होता है। क्या होता है, 3D क्लाउड होता है। 3D यानी 3 डायमेंशनल को समझ लीजिए पहले। इसका जो हिंदी में मतलब है वो है त्रिविमीय। ठीक है, तो कोहरा बेसिकली एक त्रिविम बादल होता है, यानी 3D क्लाउड होता है। अब ये 3D क्या होता है, देखिए जैसे कि एक सीट है, तो ये क्या है 2D है। अगर मैं इसमें कुछ भी दिखाना चाहूँ, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लाइन XY प्लेन दिखाना चाहूँ, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है। ठीक है, तो मैं इसमें Z नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है, अगर मैं Z दिखाऊंगा तो मैं इसी तल पे दिखा पाऊंगा। एक्चुअली में 3D क्या होती है, जिसकी क्या हो, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, और वो चारों दिशाओं में फैला हो। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं जब सर्दियों में जो धुंध होती है, कोहरा होता है, वो भी क्या है, एक 3D बादल है। वो बादल किस चीज़ का है, हमने कह तो दिया कि 3D बादल है। उसमें क्या है, उसमें बर्फ़ के क्या है, छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक है, बर्फ़ के टुकड़ों का क्या होता है, वो 3D बादल होता है, यानी वो चारों दिशाओं में फैला है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये कोहरा है। ठीक है, तो कोहरा ऐसा तो है नहीं किसी के सहारे लटका होगा, ये खुला अंतरिक्ष में या कहीं हमारे वायुमंडल में खुला रूप से आपको दिखाई देगा 3D रूप में। ठीक है, 3D का मतलब क्या होगा, इसकी ऊंचाई भी होगी, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी। क्लियर। ठीक है, तो जो कोहरा होता है, निहारिका का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, कोहरा है ना। तो कोहरा क्या होता है, एक 3D यानी त्रिविम बादल होता है, किसका, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े का। जैसे ही आप उस कोहरे के पास जाते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है ना, क्योंकि उसमें छोटे छोटे बर्फ़ के क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं। ठीक है, तो अब इस कोहरे का या निहारिका का तारों के निर्माण से क्या संबंध है। ठीक है, ये जो कोहरे की घटना है, आप याद रखेंगे, ये जो कोहरे की घटना है ये तो हमारे यहाँ वायुमंडल में होती है, पृथ्वी में होती है। ठीक है, ये कोहरे की घटना क्या होती है, पृथ्वी पर जिसको हम देखते हैं, बट हमारे स्पेस के अंदर भी इसी टाइप की एक घटना होती है, इसी कोहरे से मिलती जुलती, जिससे इसकी क्या उत्पत्ति होती है, तारे की, जिससे तारे का जन्म होता है, तारा बनता है। ठीक है, वो कैसे बनता है जरा समझिए। हमारे स्पेस के अंदर क्या होता है, कई गैसें, जिसमें स्पेशली हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, और प्लस धूल मिट्टी के कण। सेम ऐसे ही हमारे स्पेस में, यानी हमारे अंतरिक्ष के अंदर, ठीक है, जो ये कोहरा है ये तो हम अपने आसपास देखते हैं सर्दियों में, पर अगर हम स्पेस की बात करें, देखना आप समझ में आ जाएगा। देखिए अगर हम स्पेस की बात करें
तो स्पेस में क्या होता है कि कई गैसें जिसमें बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम और प्लस धूल मिट्टी के कण, ठीक है। और यहाँ एक बात याद रखना, ये जो धूल मिट्टी के कण है ना, ये जो धूल मिट्टी के कण है, इसका मतलब ये जो हम पृथ्वी पर धूल मिट्टी देखते हैं वो वाले धूल मिट्टी नहीं है ये, ठीक है। अंतरिक्ष वाली धूल मिट्टी का मतलब होता है कि वहाँ जो ग्रहों के जो बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको धूल मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ग्रह टूटते रहते हैं ऊपर अंतरिक्ष में, छोटे मोटे बड़े ग्रह कुछ भी टूटते रहते हैं, ठीक है। धूमकेतु, पुच्छल तारे वगैरह ये सब टूटते रहते हैं, तो इनसे जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो कहलाता है धूल मिट्टी, ठीक है। तो धूल मिट्टी को आप ये मत बिल्कुल समझना कि जो हम आम बोल चाल में जो धूल मिट्टी शब्द यूज करते हैं इसका मतलब ये होगा, ऐसा का मतलब ये नहीं है, ठीक है। और स्पेस में क्या होता है, ये गैसें प्लस धूल मिट्टी के कण, ये इनका एक क्या होता है, एक 3D, या इन दोनों का क्या होता है, एक 3D बादल होता है, ठीक है। 3D बादल होता है। और ये क्या होता है, ये प्लस क्या होता है, ठंडा होता है। ये जो बादल है ना, ये क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है। अब जरा समझना, कोई भी चीज़ अगर गर्म होती है, कोई भी चीज़ अगर गर्म होती है तो वो कैसी होती है, वो क्या करती है, उसमें क्या गुण पाया जाता है, वो फैलती है, वो क्या करती है, प्रसार करती है। अगर कोई भी चीज़ गर्म है तो वो क्या करेगी, प्रसार करेगी। अगर कोई भी चीज़ ठंडी है तो वो सिकुड़ने का प्रयास करती है, ठीक है। तो ठंडी चीज़ क्या होती है, सिकुड़ती है, और गर्म चीज़ क्या होती है, फैलती है। और जो ये आपका जो स्पेस के अंदर जो ये गैसें हैं जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम बेसिकली और धूल मिट्टी के कण हैं, ये धूल मिट्टी के कण और गैसों का, कुछ हीलियम और हाइड्रोजन की गैसों का क्या है, एक त्रिविम बादल है, ठीक है। 3D क्या है, बादल है, जो कि क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है। अब ठंडा होगा तो ये सिकुड़ेगा क्या फैलेगा, तो आप कहेंगे सर सिकुड़ेगा, क्योंकि ठंडी चीज़ सिकुड़ती है और गर्म चीज़ क्या होती है, फैलती है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा चित्र बनाना चाहूँ तो अगर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक 3D बादल है, किसका, गैसों का और धूल मिट्टी के कणों का, ठीक है। तो अब क्या है, ये ठंडा है, तो ठंडा होगा तो ये क्या होगा, सिकुड़ेगा। तो सिकुड़ने का क्या मतलब है कि जो गति होगी इसकी, बाहर से अंदर की ओर ऐसे प्रेशर चलेगा, ऐसे अंदर से जो गैसें होंगी बाहर से अंदर की ओर आएंगी, चारों तरफ से गैसें क्या होंगी, बाहर से अंदर की ओर क्या करेंगी, गति करेंगी। सिकुड़ने का मतलब क्या होता है, जब या तो चारों तरफ से क्या हो, उस पर दबाव पड़े, ठीक है। यहाँ कैसा दबाव है, यहाँ गैसें क्या कर रही हैं, अंदर आ रही हैं चारों तरफ से, ठीक है। तो सिकुड़ने का मतलब वही होता है कि चारों तरफ से या तो दबाव पड़े या फिर गैसें चारों तरफ से आए, ठीक है। तो जैसे ही चारों तरफ से गैसें इसमें आएंगी तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ने के बाद क्या करेगा, ये घूमने लगेगा, ठीक है। सिकुड़ने के बाद क्या करेगा, घूमने लगेगा। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि घूमेगा कैसे, घूमने के पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। जरा समझिए, आप क्या करिए कि इधर से पाइप लगाइए, इधर से पाइप लगाइए, इधर से पाइप लगाइए, इधर से पाइप लगाइए, ठीक है। यहाँ से भी लगा दीजिए, चारों तरफ से लगा दीजिए, चारों तरफ से क्या करिए आप, पानी का एक पाइप लगा दीजिए और सभी में पानी छोड़ दीजिए। मान लीजिए ऑलरेडी अगर यहाँ पे कुछ जल रखा भी था तो कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे ही आप चारों तरफ से पानी छोड़ते हैं तो क्या होगा, ए पानी यहाँ टकराएगा, ए पानी यहाँ टकराएगा, इसका पानी यहाँ, 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 और इसका परिणाम क्या होगा, ये चारों तरफ क्या हो जाएंगे आपस में, ये चारों तरफ गोल गोल घूमने लगेगा, गोल गोल क्या हो जाएगा, घूमने लगेगा, ठीक है। तो सेम यहाँ इसी नेबुला के अंदर होता है, सेम यहाँ नेबुला के अंदर होता है। नेबुला के अंदर जब गैसें बाहर से अंदर की ओर गति करती हैं तो वो क्या होता है, गोल गोल घूमने लगता है। बेसिकली आपने ये चीज़ तो सुनी होगी कि साइक्लोन, चक्रवात क्या होता है, चक्रवात में क्या होता है कि अंदर क्या होता है, लो प्रेशर होता है, उसके बाहर क्या हो जाता है, चारों तरफ हाई प्रेशर, ठीक है। तो बाहर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर, चारों तरफ हाई प्रेशर हो जाता है। तो आपको पता ही है एक नियम कि जो हवाएं हैं, जो वायु है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करती हैं, गति करती हैं। सीधी सी बात है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, हाई प्रेशर से क्या होती है, लो प्रेशर की ओर क्या करेगी, गति करेगी। और अब क्या होगा, चारों तरफ क्या हो गया, हाई प्रेशर बन गया, और बीच में क्या हो गया, लो प्रेशर बन गया। तो चारों तरफ से वायु क्या होगी, इसके चारों ओर से गति करने लगेंगी। अब वायु एक दूसरे से टकराएंगी तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, ऐसे ऐसे गोल 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 घूमने लगेंगी, और यही कहलाता है साइक्लोन, चक्रवात, ठीक है। तो सेम कंडीशन इस नेबुला के अंदर भी होती है, सेम कंडीशन ऐसी, चारों तरफ से वायु आएगी और इसको क्या करेगी, गोल 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 घुमा देगी, ठीक है। तो गोल गोल घूमने पे क्या होगा, ये जरा समझना, गोल गोल घूमने पर क्या होगा। अब देखिए इसमें कुछ स्टेप होंगे। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप देखिए क्या होगा कि ये जैसे ही गोल गोल घूमेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक डिस्क की आकृति में घूमेगा, ठीक है। क्योंकि चारों तरफ से इस पर क्या लगेगा, दाब लगेगा, चारों तरफ से गैसें आएंगी तो ये क्या होगा, एक डिस्क के आकार में घूमने लगेगा, ठीक है। डिस्क के आकार में
साइज में घूमने लगेगा। और जैसे ही ये डिस्क की आकार में घूमेगा तो दूसरा स्टेप क्या होगा, ये गर्म भी हो जाएगा। अब आपके माइंड में आना चाहिए पहले ये ठंडा था, गर्म कैसे हो गया? क्योंकि अगर पढ़ना है तो सभी सवालों के जवाब मिलने चाहिए ना। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर किया करें, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है तो तब भी कमेंट बताएं कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, कि आगे कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो मान लीजिए अब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, गर्म हो गया। अभी गर्म कैसे हुआ, ये भी आपके माइंड सवाल बनता है, ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यू गति करेगी गोल 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 गोल, तो स्वाभाविक सी बात है उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं। तो गोल गोल घूमने से क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगी, एक तरल अवस्था में आ जाएगी, एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। और वो लिक्विड कैसा होगा, सेमी लिक्विड, ठीक है। कैसा, सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब सेमी लिक्विड फॉर्म कैसा होता है, ना तो वो तरल होता है ना ठोस होता है। कल्पना करिए कैसा होता है, क्योंकि पूरी भूगोल कल्पना पर आधारित है। आप जितनी अच्छी कल्पना कर पाओगे उतना अच्छा समझ पाओगे, ठीक है। तो सेमी लिक्विड फॉर्म कैसी होती है, प्लाज्मा की जैसी, ठीक है। अब प्लाज्मा को अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताना चाहूँ तो आपने देखा होगा कि घर में जब आपके घर में जब आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, जो आटा होता है ना तो वो ठोस होता है और ना ही क्या होता है, वो लिक्विड होता है, ठीक है। ना तो पूर्ण रूप से ठोस है ना पूर्ण रूप से लिक्विड है, ठीक है। ना कोई चीज़ जब पूर्ण रूप से ठोस हो ना पूर्ण रूप से द्रव हो, वो कहलाती है आपकी प्लाज्मा। क्लियर? तो वही क्या कहलाती है, आपकी प्लाज्मा। क्लियर? अब जरा समझना, जैसे ही ये क्या है, अब प्लाज्मा स्टेट में है। कोई भी चीज़ अगर प्लाज्मा स्टेट में तेजी से गोल गोल घूमेगी तब क्या हो सकता है। देखिए अगर ठोस चीज़ है, मान लीजिए कोई ठोस चीज़ है, कल्पना करिए कोई ठोस गोला है, अगर उसको आप तेजी से घुमाओगे गोल गोल, तब क्या कंडीशन होगी, तो उसके जो पार्टिकल्स है ना ठोस के, वो उसको छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, उसी पे चिपके रहेंगे, ठीक है। पर जैसे ही आप द्रव को घुमाओगे, लिक्विड को आप तेज तेज घुमाओगे ना, आप क्या करिए, जल लीजिए, जल को तेज तेज गोल घुमाइए, तो घुमाने से क्या होगा कि जो जल के कण है वो क्या होंगे, दूर भागेंगे, चारों दिशाओं में दूर भागेंगे, ठीक है। अब जो प्लाज्मा वाली चीज़ है, प्लाज्मा के साथ क्या होगा कि अगर आप उसको हल्के से घुमाएंगे तो कोई बात नहीं, पर आप फिर भी अगर आप प्लाज्मा को आप देख लीजिए, आप आटे को ना गोल गोल तेजी से घुमाइए तो वो क्या होना करेगा, धीरे धीरे अपना प्रसार करना चाहेगा। और जैसे ही वो उस पर इतना आप तेजी से घुमाएंगे कि उससे क्या होंगे, उसके जो खुद के अपने पार्टिकल्स हैं, उसके खुद के पदार्थ क्या होंगे, उससे अलग हो जाएंगे, ठीक है। उससे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये डिस्क के आकार का आपका नेबुला बन गया था, ठीक है। तो जैसे ही क्योंकि गैसें अंदर की ओर चली तो ये संकुचित होकर डिस्क की आकार का बन गया और ये गोल गोल घूमने लगा। क्यों घूमने लगा, आप यहाँ से साइक्लोन से और इसको समझ सकते हैं कि क्यों घूमने लगा था। तो जैसे ही गोल गोल घूमने लगा, क्योंकि ये गोल गोल घूमने से इसका टेम्परेचर भी बढ़ गया, जिससे गर्म हो गया, और गर्म होने से ये सेमी लिक्विड फॉर्म में आ गया, यानी प्लाज्मा की फॉर्म में आ गया। जैसे ही ये प्लाज्मा की फॉर्म में आया तो तेज घूमने की वजह से इसके जो कुछ भाग है, इसका कुछ भाग है, इससे क्या हो गया, अलग हो गया। इसका कुछ भाग क्या हो गया, इससे अलग हो गया। और वो अलग किस रूप में हुआ, कुछ ग्रह बन गए, ठीक है। कुछ जैसे ऐसे इसके पास कुछ छोटे मोटे बड़े ग्रह बन गए, ठीक है। तो जो नेबुला थ्योरी मैंने शुरू में बताया था ना कि ये बेसिकली आपके तारों की उत्पत्ति की बात करती है और ग्रहों की उत्पत्ति की बात करती है कि ग्रह और तारे कैसे बने हैं। तो जैसे ही ये नेबुला आपका जो डिस्क थी, नेबुला ही है, जैसे ही नेबुला गोल गोल घूमने लगा तो इससे इसका कुछ भाग टूटकर इससे अलग हो गया, ठीक है। और वो क्या कहलाए, ग्रह कहलाए। सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि कल्पना है ना, संकल्पना है तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही है नेबुला थ्योरी, यही बताती है। तो जैसे ही डिस्क गोल गोल घूमने लगी तो इसका कुछ भाग इससे अलग हो गया, वो कहलाया ग्रह। और जो इसका अंदर का भाग बचा, वो कहलाया तारा, ठीक है। वो क्या कहलाया, तारा। और ये जो पहली स्टेज, क्योंकि ये पहली स्टेज में हो रहा है ना, ये जो पहली स्टेज थी, प्रथम चरण था, जो पहली स्टेज का तारा था, इसको नाम दिया गया आदि तारा, ठीक है। इसको क्या नाम दिया गया, प्रोटोस्टार। आदि तारा को क्या कहा जाता है, प्रोटोस्टार, ठीक है। तो यही है आदि तारा, जो पहली स्टेज में बना वो कहलाया प्रोटोस्टार। और इसी प्रोटोस्टार से अलग हो गए, ठीक है। इसी प्रोटोस्टार से जो ग्रह बने वो कैसे बने, आपने देख लिया कि ये क्या होता है, प्लाज्मा फॉर्म में होता है। और जैसे ही तेज तेज घूमने लगा, इसी का कुछ पार्ट इससे क्या हो गया, अलग हो गया और ग्रह के रूप में इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अब दिक्कत ये थी कि ये सारी घटनाएं कहाँ हो रही हैं, स्पेस में। अब स्पेस में तो कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तब ये इसके चारों चक्कर कैसे लगाने लगे, क्योंकि ये जो आपका जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो नेबुला था, जो ये गैस धूल मिट्टी के एक 3D बादल था, ये
ये तो यहाँ मैंने ऐसे ही बनाया है समझाने के लिए। ये बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा। इसका खुद का इतना द्रव्यमान होता है कि जो इससे अलग हुए थे पिंड वो अंतरिक्ष में दूर नहीं जा पाते, इसी के गुरुत्वाकर्षण से बंधकर इसके चारों ओर घूमने लगते हैं। ठीक है, अब आप कल्पना कर सकते हो कि मान लीजिए अगर नेबुला थ्योरी के आधार पर हम व्याख्या करें किसी भी चीज़ की, ग्रहों की, कि ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये जो बीच वाला हिस्सा बचा ना, जो प्रोटोस्टार कहलाया, ये क्या कहलाया आपका सूर्य। क्योंकि सेम यही कंडीशन दिखाई देती है आज भी हमें। जरा समझिए कि मान लीजिए अगर ये सूर्य है तो सूर्य के चारों ओर क्या है, 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, और वो 8 ग्रह ऐसा माना जाता है कि ये इससे ही अलग हुए होंगे, पर इसकी आलोचनाएं भी हैं। क्योंकि अगर आप सूर्य का स्ट्रक्चर देखते हैं, पृथ्वी का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उनके रासायनिक गुणधर्म नहीं मिलते हैं। ठीक है, इस आधार पर इनकी आलोचनाएं भी होती हैं। तो ये एक संकल्पना है, अंतिम सत्य नहीं है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको। ठीक है, तो नेबुला थ्योरी ये बताती है कि कैसे तारे का और ग्रह का निर्माण होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब गर्म डिस्क हो जाती है प्लाज्मा फॉर्म में, तो नेबुला जब प्लाज्मा फॉर्म में होता है तो इसका कुछ भाग इससे टूटकर अलग हो जाता है, जो ग्रहों, उपग्रहों का, क्षुद्र ग्रहों का रूप ले लेता है, और जो बीच बचा हुआ बीच का भाग है वो तारे का रूप ले लेता है, जिसको आदि तारा या प्रोटोस्टार भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे तारे का जन्म होता है। ठीक है, अब जरा समझना कि अब तारे का जो जन्म हो चुका है, अब इसमें आगे इसकी क्या विशेषता पाई जाएंगी। ठीक है, अब तारे का जन्म देख लिया, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें कि इसमें क्या फीचर होता है। ठीक है, तो फीचर क्या होगा इसके अंदर, देखिए इसके अंदर जैसे ही तारा बन जाता है, जैसे ही आगे की स्टेज है, आगे की प्रोसीडिंग है, जैसे ही तारे का निर्माण हो जाता है उसके अंदर स्वतः ऊर्जा उत्पन्न करने का गुण आ जाता है। वो स्वतः ऊर्जा क्या करता है, उत्पन्न करता है। अब प्रश्न ये उठना चाहिए कि ऊर्जा, एनर्जी कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो ऊर्जा बनती है ना, ये ऊर्जा बनती है आपकी हाइड्रोजन की वजह से। हाइड्रोजन का संलयन होता है किसके अंदर, हीलियम के अंदर। जैसे ही हाइड्रोजन का संलयन होगा हीलियम के अंदर, उस क्रिया के अंदर अपार मात्रा में क्या होगी, ऊर्जा निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। ठीक है, यहाँ 2 वर्ड जरूर समझ लीजिए, एक होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है विखंडन, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय, पहले विखंडन को समझते हैं। नाभिकीय विखंडन क्या होता है कि जब कोई भारी नाभिक, ठीक है, जब कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है तो इससे एक अभिक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। और जैसे ही नाभिकीय विखंडन होता है तब क्या होता है, अपार मात्रा में क्या होती है, एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन क्या है, जब कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के हल्के नाभिकों में टूटता है तो वो कहलाता है नाभिकीय विखंडन, और इससे क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है। नाभिकीय संलयन क्या होता है कि जब 2 हल्के नाभिक एक दूसरे में क्या होते हैं, संलित होते हैं। ठीक है, जुड़ते हैं। जब 2 हल्के नाभिक एक दूसरे में जुड़ते हैं, क्रिया करते हैं, तब वो क्रिया कहलाती है नाभिकीय संलयन। ठीक है, इसमें क्या था, भारी नाभिक, इसमें क्या है, हल्का नाभिक। ठीक है, तो जब 2 हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं, संलित होते हैं, तो वो कहलाती है नाभिकीय संलयन। ठीक है, जैसे कि नाभिकीय संलयन में भी क्या होता है, आपका एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है। बट अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो नाभिकीय संलयन में क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है नाभिकीय विखंडन की तुलना में। जो सूर्य से हमें जो एनर्जी मिलती है, जो प्रकाश आता है, वो भी नाभिकीय संलयन का ही उदाहरण है। अब वहाँ संलयन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का, किसमें, हीलियम में। ठीक है, हाइड्रोजन का किस में हो रहा है, हीलियम में। अब जरा समझना कि ये ऊर्जा उत्पन्न करने का गुण इस तारे के अंदर कैसे आता है, क्योंकि आपने ये तो सुना होगा, आप ये जानते भी होंगे कि जो सूर्य है वो भी एक तारा है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था सूर्य भी एक तारा होता है, बट वो क्या है, हमारी पृथ्वी के नज़दीक है, इस वजह से हमें दिखाई देता है, या फिर उसका प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आसानी से आ जाता है। आसमान में जो तारे दिखाई देते हैं वो हमारी पृथ्वी से बहुत दूर हैं, इस वजह से वो हमें रात को दिखाई देते हैं, सुबह दिखाई नहीं देते। ठीक है, या फिर जब आसमान साफ होता है जब दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इसके अंदर स्टार का निर्माण तो हो गया, अब स्टार के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने का गुण भी आ गया, और ऊर्जा उत्पन्न किसकी वजह से हुई, नाभिकीय संलयन की वजह से। और नाभिकीय संलयन में किसका, कौन से हल्के नाभिक आपस में जुड़े, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन का किस में संलयन हुआ, हीलियम में। ठीक है, अब जरा समझना कि आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जो एक हाइड्रोजन होता है इसके 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है 1H1, 1H2 और 1H3। इसको क्या बोलते हैं,
प्रोटियम, और ये होता है आपका ड्यूटेरियम, और ये होता है ट्राइटियम। ये 3 इसके आइसोटोप पाए जाते हैं। एटम वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इसको, ठीक है। फिर भी नहीं पढ़ा तो फिर मैं जब कराऊंगा तो आपको करवा ही दूंगा डिटेल में। तो अभी बस इतना समझिए कि जो हाइड्रोजन होता है उसके 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्लियर। तो इसके क्या होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। क्लियर। अब जो ये नाभिकीय संलयन होगा ना हाइड्रोजन का, किसमें, हीलियम में। और ये सब कुछ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर जितना अधिक होगा उतना अधिक हाइड्रोजन क्या होगा, जलेगा, किसमें, हीलियम में। ठीक है। आप जरा समझना इसकी ऊर्जा का मतलब मेन कारण क्या है। ये किस आधार पर बनाया गया था, ये आपने एक आइंस्टीन का नियम पढ़ा होगा, E=mc²। ठीक है। ये जो E=mc² है ना, इसका मतलब क्या है, E का मतलब क्या है, एनर्जी। इसका मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। M का मतलब क्या होता है, मास, मास मतलब द्रव्यमान, और C का मतलब क्या होता है, c² का मतलब प्रकाश का वेग, किसमें, निर्वात में। वेलोसिटी ऑफ लाइट, किसमें, उसमें, निर्वात में, वैक्यूम में। ठीक है। ये बेसिकली क्या कहता है, E=mc² क्या कहता है, जहां भी कोई एनर्जी होगी उसका मास के साथ सीधा सीधा संबंध होगा। यानी बिना, अगर कहीं पे एनर्जी है तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि वहां मास नहीं होगा, मास खत्म नहीं हो रहा होगा। अगर कहीं एनर्जी है तो पक्का कहीं ना कहीं जो मास है यानी द्रव्यमान है वो क्या हो रहा होगा, नष्ट हो रहा होगा। एक बात और समझ लीजिए, द्रव्यमान मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। द्रव्यमान अगर आपको नहीं पता है तो पहले इसका मतलब भी समझ लीजिए। द्रव्यमान क्या होता है, अगर हम बात करें द्रव्यमान, जिसको क्या कहा जाता है, मास। द्रव्यमान क्या होता है, पदार्थ की कुल मात्रा, ठीक है। जो पदार्थ की कुल मात्रा होती है वो कहलाता है द्रव्यमान। ठीक है। जैसे ये पेन है, ठीक है, इस पेन में जितना टोटल मटेरियल लगा हुआ है ना वो इसका क्या है, द्रव्यमान। और यही पेन जितना एरिया घेरेगा, जितना स्थान घेर रहा है वो कहलाएगा इसका आयतन, वॉल्यूम। ठीक है। तो द्रव्यमान और वॉल्यूम बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक आता है घनत्व। तो घनत्व क्या होता है, किसी भी पदार्थ की सघनता। ठीक है। किसी भी पदार्थ की सघनता, तीनों शब्द समझ लीजिए, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है आप लोगों को। द्रव्यमान, आयतन और घनत्व, बार बार ये शब्द सुनेंगे। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी पदार्थ की कुल मात्रा। ठीक है। कुल मात्रा, जैसे एक एग्जाम्पल है, एक पेन है। ठीक है। ये पेन जितने भी इस पेन को बनाने के लिए जो कुल जितना भी मटेरियल लगा है ना, इसके अंदर कुल जितना भी मटेरियल है, चाहे प्लास्टिक है, इंक है, कुछ भी है, कुल मटेरियल जितना लगा है ना, कुल पदार्थ जितना लगा है वो कहलाएगा इसका द्रव्यमान। क्लियर। और आयतन क्या होता है, यही पेन जितना प्लेस घेरेगा। अब कितना प्लेस घेर रहा है, आप अगर देखना चाहें तो आप देखेंगे इतना प्लेस ये घेर रहा था। ठीक है। तो ये जितना स्थान घेरता है वो कहलाता है, यहाँ पेन ही नहीं कोई भी वस्तु। ठीक है। तो कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वो क्या कहलाती है, उसका आयतन यानी वॉल्यूम। ठीक है। और घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या होता है, कोई वस्तु कितनी सघन है। ठीक है। कोई वस्तु कितनी सघन है। अगर मैं आपको कहूँ इधर आप 1 किलो का बाट रख दीजिए 1 kg का, और इधर आप 1 किलो रुई रख दीजिए, तो आप कहेंगे कौन इसमें भारी होगा, दोनों इक्वल होंगे। इधर भी 1 kg है रुई और इधर भी क्या है 1 kg का बाट रखा हुआ है। बट अगर मैं कहूँगा कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, ठीक है, डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर इसकी ज़्यादा है, बाट की। ठीक है। तो सघनता क्या, आपका घनत्व क्या होता है, किसी भी पदार्थ की क्या होती है, सघनता। और इस सघनता कैसे निकलती है, घनत्व कैसे निकलता है, द्रव्यमान बटे में आयतन। अब इन तीनों शब्दों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो कम घनत्व वाली वस्तु होती है वो अधिक घनत्व वाली वस्तु पे क्या होती है, तैरती है। क्योंकि पृथ्वी के हम जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, हम जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ेंगे, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को पढ़ेंगे, तो हम उसमें देखेंगे कि कैसे आपका जो ऊपरी परत होती है, भूपट्टी होती है, सियाल होता है, वो सीमा यानी मेंटल पर तैरता है। ठीक है। जिसकी वजह से आप देखेंगे कभी प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो कैसे ज्वालामुखी निकलेगी, कैसे आपका भूकंप आएंगी, सारी घटनाएं। जैसे ही आप प्लेट टेक्टोनिक को पढ़ लोगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। भूकंप और ज्वालामुखी और सुनामी कैसे आता है सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अभी सिर्फ अब 3 शब्दों का मतलब समझिए ये क्या होते हैं। आगे आपको जहाँ भी ये
वर्ड आएंगे तो आपके माइंड में एकदम से इमेज बन जानी चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से आपने देखा भी होगा घनत्व में कि कम घनत्व की वस्तु अधिक घनत्व वाली वस्तु पर क्या होती है, तैरती है। आपने देखा होगा, आप क्या करिए, एक लकड़ी का लट्ठा पानी में डाल दीजिए, वो डूबता नहीं है, और एक छोटा सा पत्थर डाल दीजिए, वो डूब जाएगा। इतना भारी लकड़ी का लट्ठा नहीं डूबेगा, वो तैरता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व क्या है, कम है, किसकी अपेक्षा, पानी की अपेक्षा। क्लियर? तो घनत्व, आयतन और द्रव्यमान में आपको अंतर बन जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हमें जानना था कि कैसे इस स्टार के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने का गुण आया, ठीक है। अब जरा समझना, तो ऊर्जा उत्पन्न करने का जो गुण आता है, ऊर्जा उत्पन्न करने की जो इसमें शक्ति आती है, वो आती है बेसिकली नाभिकीय संलयन की वजह से। नाभिकीय संलयन किसका होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है, संलयन होता है। अब कैसे होता है जरा समझना। सबसे इसमें 3 प्रोसेस होती है। सबसे पहली जो एक्चुअली जो नाभिकीय संलयन होगा ना, तो हाइड्रोजन के जो 2 आइसोटोप है, 1H1 और 1S2, ये ट्राइट्रियम नहीं, बस प्रोटियम और ड्यूटेरियम, यही दोनों भाग लेते हैं नाभिकीय संलयन की क्रिया में, ठीक है। वो कैसे लेते हैं जरा समझना। सबसे पहले जो रिएक्शन होगी वो होगी 1H1 प्लस में 1H1, दोनों की आपस में होगी, ठीक है। जैसे ही 1H1 और 1H1 की आपस में अभिक्रिया होती है तो उससे बनता है आपका ड्यूटेरियम यानी 1H2। तो मैं ड्यूटेरियम को क्या लिख दूं, D लिख दूं, ठीक है, यानी 1D2 लिख दूं, क्योंकि ड्यूटेरियम को D से दिखा देता हूं मैं, ठीक है। अगर 1S2 लिखता तो आप कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। तो ड्यूटेरियम बनता है। साथ में इसमें ऊर्जा का एक और चीज, इसके साथ एक एनर्जी निकलती है जिसका नाम है, या एक कण निकलता है जिसका नाम है पॉजिट्रॉन, ठीक है। अब दूसरी जो अभिक्रिया होगी, दूसरे स्टेप में क्या होता है आपका, ड्यूटेरियम की फिर दोबारा अभिक्रिया होती है किसके साथ, प्रोटियम के साथ, यानी 1H1 के साथ, 1H1 के साथ, ठीक है। और उससे जो निर्माण होता है वो होता है हीलियम 2 का, ठीक है, हीलियम 3 का निर्माण होता है, हीलियम 3 का निर्माण होता है। पहले क्या होगा, प्रोटियम और प्रोटियम की अभिक्रिया होगी, जिससे क्या बनेगा, ड्यूटेरियम और पॉजिट्रॉन कण बनेगा, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया क्या होगी, ड्यूटेरियम और आपकी प्रोटियम की, ठीक है, ड्यूटेरियम और फिर 1H1 की, उससे क्या बनेगा, हीलियम 3, और प्लस में जो एनर्जी के रूप में एक और बनेगा जिसका नाम है फोटान, ठीक है। और यही जो फोटान है, यही एनर्जी हमारे पृथ्वी तक आती है, ठीक है। ये लाइट वाले चैप्टर में देखेंगे इसको कैसे आती है। बंडल के रूप में जो एनर्जी आती है उसी को कहा जाता है फोटान, और हमें जो दिखाई देता है रोशनी, ये फोटान के रूप में हमारे पृथ्वी पर आती है, ठीक है। तो तीसरी स्टेप में क्या होगा कि आपका हीलियम 3 के बीच में अभिक्रिया होगी, हीलियम 3 प्लस में ना हाइड्रोजन, हाँ सॉरी एक मिनट, हीलियम 3 प्लस हीलियम 3 के बीच में अभिक्रिया होगी और उससे बनेगा हीलियम 4, और प्लस में 2 प्रोटॉन बनते हैं, ठीक है। तो अब जरा समझना, नाभिकीय संलयन के अंदर क्या हुआ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अभी मैं आपको सिर्फ इतना भी लिखवा के छोड़ सकता था कि जो स्टार होता है उसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने का गुण आ जाता है जब उसका जन्म होता है। अब ये कैसे आता है, पहले उसके अंदर की प्रोसीडिंग समझ लीजिए। ये है अंदर की चीज़ें, ठीक है, ये आपको कोचिंग में नहीं मिलेंगी, मैं आपको बता देता हूँ। आपको सीधा बस ऐसा लिखवा देंगे कि भाई ऊर्जा उत्पन्न करने का गुण आ जाता है, आप याद करते रहिए, ठीक है। तो 3 स्टेप हुए। 3 स्टेप में सबसे पहले क्या होगा, प्रोटियम, यानी आपको पता है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, 1H1, 1S2, 1S3। तो जो पहली जो रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वो रिएक्शन होगी 1H1 और 1H1 के बीच में, यानी प्रोटियम और प्रोटियम के बीच में रिएक्शन होगी, और क्या बनेगा, ड्यूटेरियम और पॉजिट्रॉन कण बनेगा, ठीक है। दूसरा अभिक्रिया होगी ड्यूटेरियम के बीच में और प्रोटियम के बीच में, यानी ड्यूटेरियम यानी 1D2 और आपका प्रोटियम 1H1, ठीक है। तो उससे क्या बनेगा, हीलियम 3 और प्लस में फोटान, एनर्जी के रूप में क्या निकलेगी, फोटान निकलेगी, जो हमारी पृथ्वी तक आता है बंडल के रूप में। जो हमारी पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है ना, वो बंडल के रूप में आता है, जिसको क्या बोलते हैं, फोटान, ठीक है। उसके बाद हीलियम 3 और हीलियम 3 की आपकी अभिक्रिया होगी, जिसमें क्या बनेगा, हीलियम 4 प्लस में 2 प्रोटॉन के कण बनेगा, ठीक है। अब जरा समझना, अब देखिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या था और हीलियम का द्रव्यमान क्या था, दोनों का द्रव्यमान क्या है, अलग है। अब द्रव्यमान का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो दोनों में क्या है, द्रव्यमान का अंतर है, ठीक है। इसी दोनों में द्रव्यमान के अंतर के कारण यहाँ क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है, और उसका एनर्जी का नाम होता है द्रव्यमान ऊर्जा, ठीक है, क्लियर।
इन्हीं द्रव्यमान यानी हाइड्रोजन और आपके हीलियम के द्रव्यमान में अंतर होने के कारण जो एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है, यानी आपका हाइड्रोजन प्लस में हीलियम, इनके जो द्रव्यमान है यानी मास है, इसमें अंतर होने के कारण जो आपकी एनर्जी जनरेट होती है, जो ऊर्जा जनरेट होती है, वही कहलाती है आपकी द्रव्यमान ऊर्जा, ठीक है। तो ये एनर्जी किसके अंदर जनरेट हो रही है? तारे के अंदर, है ना, स्टार के अंदर, ठीक है। तो इसी वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है, इसी वजह से हम कहते हैं कि जब तारा बनता है तो उसमें क्या होता है कि स्वतः ऊर्जा उत्पन्न करने का गुण आ जाता है। और सूर्य भी क्या है? एक तारा। सूर्य में भी क्या हो रहा है? सूर्य में भी क्या हो रहा है? आपका हाइड्रोजन क्या है? हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? जल रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। किसमें? हीलियम में। और जैसे ही हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में हो रहा है तो उससे अपार मात्रा में क्या निकल रही है? एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो यही बस आइंस्टीन ने बताया था E = mc²। ये मतलब कि जहाँ भी एनर्जी होगी वहाँ कोई ना कोई द्रव्यमान जरूर नष्ट हो रहा होगा। अब कहीं भी अगर कहीं एनर्जी नष्ट हो रही है ना, तो आप कहीं नहीं कह सकते कि मान लीजिए कि वहाँ द्रव्यमान नष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे आप क्या करिए, आग जलाइए, ठीक है। तो आग जला रहे हो, एनर्जी निकल रही है, पर वहाँ भी द्रव्यमान नष्ट हो रहा है। द्रव्यमान नष्ट हो रहा है तभी एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो वो द्रव्यमान किस रूप में नष्ट हो रहा है? अगर आप लकड़ियों की जला रहे हैं तो लकड़ियाँ नष्ट हो रही हैं। अगर आप गोहे के उपले की जला रहे हैं तो गोहे का उपला राख बन रहा है, ठीक है। सेम अगर आप देखिए अपने घर में LPG गैस, आप गैस चलाते हैं तब भी एनर्जी निकलती है आग की फॉर्म में, वो भी एनर्जी है, ठीक है। पर द्रव्यमान फिर नष्ट हो रहा है। द्रव्यमान कहाँ नष्ट हो रहा है? सिलेंडर धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है जब जिससे एनर्जी जनरेट होती है उसमें क्या होता है? कोई ना कोई द्रव्यमान जरूर नष्ट होता है, किसी ना किसी द्रव्यमान का ह्रास जरूर होता है। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि सर आपका जो सूर्य है, सूर्य भी तो एनर्जी जनरेट कर रहा है, इसका भी क्या द्रव्यमान नष्ट हो रहा होगा? बिल्कुल हो रहा होगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि सूर्य भी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, ठीक है। जब इसका हाइड्रोजन पूरी तरह से हीलियम में जल जाएगा, इसका हाइड्रोजन हीलियम में पूरी तरह से संलयित हो जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका? वो भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हालांकि ये प्रोसेस अरबों लाखों सालों बाद होनी है, इतने तो हम बहुत बार पृथ्वी का चक्कर लगा लेंगे, ठीक है। वो समझदार हो आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि होगा जरूर, पर बहुत लंबे समय तक। क्लियर? तो यही आपका जो आइंस्टीन का E = mc² बताता है। और इसका उल्टा करके पढ़ लीजिए, अगर कहीं मास है ना, उससे एनर्जी आप जनरेट कर सकते हैं। यानी मास से आप एनर्जी बना सकते हो, एनर्जी से मास बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये पत्थर है, पत्थर का भी तो द्रव्यमान है ना। द्रव्यमान क्या होता है? मास क्या होता है? किसी भी पदार्थ की कुल मात्रा। अब छोटा सा पत्थर है, उसमें भी क्या है? द्रव्यमान है। तो उस पत्थर से एनर्जी कैसे बनेगी? ठीक है, तो उसमें भी एनर्जी है। आप किसी पत्थर को उठाइए, किसी के सर पे मारिए, सर को फोड़ देगा, ठीक है, वो आपको एनर्जी दिख जाएगी, फिर वो आपको डबल एनर्जी दे देगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो आप जितना बड़ा पत्थर मारेंगे बड़ी एनर्जी, छोटा पत्थर मारेंगे छोटी एनर्जी। सेम यही कंसेप्ट चलता है। अगर मास ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है, तो एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर द्रव्यमान कम है तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ये आपका आइंस्टीन का नियम बताता है। इसी आधार पर है आइंस्टीन का नियम भी, ठीक है। आइंस्टीन के नियम के आधार पर ये व्याख्या होती है कि हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है? संलयन होता है। इसी वजह से इस तारे के अंदर क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न करने का गुण आ जाता है। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो ये कंडीशन, ये पूरी प्रोसीडिंग होती है तारे के अंदर। अब सूर्य भी एक तारा ही है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। जो सूर्य होता है, हमारा सन होता है, ये माना जाता है कि एक सेकंड के अंदर 5000 लाख टन हाइड्रोजन क्या होती है? इसमें हीलियम में कन्वर्ट होती है, संलित होती है, कहीं जलती है, ठीक है। तो 5000 लाख टन एक सेकंड के अंदर हाइड्रोजन हीलियम में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। तो हाइड्रोजन हीलियम में संलित हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? एनर्जी क्या होगी? जनरेट होगी, ठीक है। वो कितनी ऊर्जा उत्पादित करता है सूर्य एक सेकंड में? तो हम देखें तो 50 लाख टन, एक सेकंड में 50 लाख टन एनर्जी जनरेट करता है सूर्य। बट अगर हम देखें हमारी अर्थ तक, हमारी पृथ्वी तक कितनी आती है, तो इस 50 लाख टन का 2 अरबवां हिस्सा ही हमारी पृथ्वी पर आ पाता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कितना कम हिस्सा हमारी पृथ्वी पर आता है, तो आप समझ सकते होंगे कि सूर्य की एनर्जी कितनी ज़्यादा होगी। क्लियर? तो ये तो था आपका तारे का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। उसके अंदर जैसे ही निर्माण हो जाता है तो उसको हम आदि तारा या प्रथम स्तर का तारा कहते हैं, प्रोटोस्टार कहते हैं। और प्रोटोस्टार के बाद हमने देखा कि जैसे ही तारे का निर्माण हो जाता है
तो उसके अंदर स्वतः ही ऊर्जा उत्पन्न करने का गुण आ जाता है। और स्वतः ऊर्जा उत्पन्न करने का गुण कैसे आता है, तो उसके अंदर क्या होता है, एक क्रिया होती है नाभिकीय संलयन की, और नाभिकीय संलयन के तहत क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम के अंदर संलयन होता है। ठीक है, अब आपको लग रहा हो कि हाइड्रोजन हीलियम कहाँ से आ गया सर इसमें, क्योंकि जो नेबुला बना था वो क्या था, बेसिकली 3D क्या था, एक 3D बादल ही था, किसका, हाइड्रोजन का, हीलियम का, यानी गैसों का, और आपका ठंडा बादल था, हाइड्रोजन हीलियम और धूल मिट्टी के कणों का ठंडा बादल था। ठीक है, तो जब ये इकट्ठा हो जाता है तो अंदर क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ जब इकट्ठी हो जाएगी तो वहाँ क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब जरा समझिए, आप मान लीजिए एक रूम के अंदर 15-20 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, एक कमरे के अंदर अगर 15-20 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ गर्मी बढ़ जाएगी, और वही 15-20 अगर एक कमरे के अंदर 4 बंदे रहेंगे तो गर्मी कम लगेगी। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है, जब वो नेबुला यानी सिकुड़ रहा था, ठंडा होने की वजह से सिकुड़ रहा था, तो अंदर क्या उसके यानी उसके कोर के अंदर, उसके केंद्र के अंदर क्या हो रहा था, नेबुला के टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा था, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, हाइड्रोजन का संलयन होना शुरू हो गया, किसमें, हीलियम में। और जैसे ही हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हुआ तभी एनर्जी अपार मात्रा में निकली। क्लियर, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमने क्या देखा, तारे का जन्म कैसे होता है। अब देख लेते हैं तारे की मृत्यु कैसे होती है, कैसे वो अंतिम अवस्था में जाता है। उससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, तारे का रंग देखिए, आपको लगता होगा कि जो तारा होता है हमें सफ़ेद ही दिखाई देता है, क्योंकि आप तो पृथ्वी से हमें सफ़ेद ही दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तारे का रंग क्या होता है, बदलता रहता है। बेसिकली जो तारे का रंग है वो तापमान पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ठीक है, वो कैसे करता है, ये तो प्रैक्टिकल आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, तारे का रंग होता है लाल। ठीक है, उसके बाद तारे का रंग होता है आपका पीला, फिर उसके बाद होता है सफ़ेद, और फिर उसके बाद होता है नीला। ठीक है, बस यही 4 रंग होते हैं तारे में। ठीक है, पहले लाल, पीला, सफ़ेद, नीला। ये सब क्या होंगे, टेम्परेचर पर आधारित होंगे। ये लाल है, इसका टेम्परेचर क्या होगा, सबसे कम, इसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा, इसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा, इसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर क्या होगा, किसका होगा, इसका होगा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर। और सबसे कम टेम्परेचर किसका होगा, इसका, यानी इसकी तुलना में इसका टेम्परेचर क्या है, इसका ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा किसका, इसका। अब जरा समझना, आप क्या करिए, आपने घर में देखा होगा, एक आयरन रॉड लीजिए, आयरन रॉड यानी लोहे की एक छड़ लीजिए, आप उसको गर्म कीजिए। ठीक है, जैसे ही आप गर्म करते हो तब आपको क्या दिखाई देगा, जैसे ही आपको गर्म करोगे उसको थोड़ी देर बाद वो आपको लाल कलर का दिखाई देने लगेगा। किस कलर का दिखाई देगा, लाल कलर का। आप उसको रोकिए मत, और गर्म करिए। ठीक है, लाल हो गया ना, उसको और गर्म करिए। जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपको कैसा दिखाई देगा, पीले कलर का। लाल से वो कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। आप उसे फिर मत रोकिए, आप उसको फिर गर्म करते चलिए। ठीक है, आप उसको फिर मत रोकिए, आप उसको फिर गर्म करते चलिए, फिर आपको कैसे दिखाई देगा, सफ़ेद कलर का दिखाई देगा। ठीक है, आप फिर मत रुकिए, आप इसको फिर टेम्परेचर बढ़ाते चलिए और टेम्परेचर बढ़ाते चलिए, अंत में आपको कैसा कलर का दिखाई देगा, नीले कलर का। तो यहाँ तक नीले पर आने का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर क्या रहा होगा, अत्यंत सबसे ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, अत्यंत सबसे ज़्यादा रहा होगा। तो जो नीला तारा होता है, जिसका नीला रंग होता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और लाल तारे का क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो जो तारे का रंग है वो बेसिकली किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर जितना अधिक होगा वो उसका सबसे ज़्यादा रंग क्या होगा, उसका नीले रंग की ओर जाने का प्रयास करेगा। ठीक है, और सबसे कम इसका तापमान होगा वो क्या होगा, लाल रंग का। अब देखते हैं कि तारे की मृत्यु कैसे होती है। उससे पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए। ठीक है, तारे की या कहें तारे के जीवन को पढ़ने से पहले, अभी तो जन्म पढ़ लिया, अभी देखते हैं कि मृत्यु कैसे होती है। उससे पहले आपको 2-3 वर्ड जानने हैं जिसको मैं बार बार बीच में यूज़ करूँगा, तो आपको परेशान नहीं होना है कि बिल्कुल भी इसका क्या मतलब है। ठीक है, देखिए सबसे पहला है सोलर मास। सोलर मास का मतलब क्या हुआ, सोलर द्रव्यमान। ठीक है, यानी सूर्य का द्रव्यमान। ठीक है, तो किसी भी तारे को हम कंपेयर किससे करेंगे, किसी ना किसी चीज़ से तो करेंगे, किसी ना किसी द्रव्यमान से तो करेंगे, किसी ना किसी तारे से तो करेंगे, है ना, तभी हम पढ़ पाएंगे। तो जो सोलर द्रव्यमान होता है, सूर्य का द्रव्यमान होता है, वो कितना होता है आपका 1.988 × 10⁻30 किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, किलोग्राम में। ठीक है, तो जो सूर्य का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 1.988 इंटू में 10⁻30 किलोग्राम। ठीक है, तो अगर मैं कहूँगा कि इस तारे का द्रव्यमान इतने सोलर है, तो आप समझ जाओगे कि किससे कंपेयर कर रहे हैं, सूर्य के द्रव्यमान से। ठीक है, उसके बाद एक शब्द और पढ़ना है आपको, खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी
ये जो खगोलीय पिंड होते हैं उनके बीच की दूरी को हम कैसे मापते हैं, दो खगोलीय दूरी पिंडों के बीच की दूरी को कैसे मापते हैं। इसको मापने की हमारे पास दो इकाइयाँ हैं। दो इकाइयाँ कौन सी है, एक तो है प्रकाश वर्ष और दूसरा है आपका पारसेक। ठीक है, एक तो है प्रकाश वर्ष, दूसरा क्या है, पारसेक। ये प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो एक वर्ष के अंदर प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी। ठीक है, तो एक वर्ष के अंदर, याद रखेंगे, एक वर्ष के अंदर लाइट के द्वारा, प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी कहलाती है आपकी प्रकाश वर्ष। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि एक वर्ष के अंदर मोटा मोटी अगर मैं कहूँ तो लगभग 95 खरब किलोमीटर दूरी तय कर लेता है प्रकाश। ठीक है, यानी लाइट एक वर्ष के अंदर 95 खरब किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। अगर हम एक सेकंड की बात करें तो एक सेकंड में ये 3 लाख, लगभग 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है लाइट। ठीक है, तो एक सेकंड में कितना करता है, 3 लाख, और अगर एक साल की बात करें तो कितना, 95 खरब। वैसे 94 कुछ है समथिंग, पर आप राउंड फिगर लेके चलें, 95 खरब, बस आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद पारसेक क्या होता है, ये भी क्या होता है, खगोलीय दूरी मापने का मात्रक होता है। एक पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष। अब पारसेक क्या हुआ, बड़ा या छोटा, तो पारसेक क्या होगा, बड़ी इकाई होगी किसकी, खगोलीय दूरी की। ये क्या होगी, छोटी इकाई। 3.26 प्रकाश वर्ष को अगर हम कहते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, एक पारसेक हो जाएगा। ठीक है, तो खगोलीय दूरी मापने के दो तरीके हैं, एक तो प्रकाश वर्ष, एक पारसेक। प्रकाश वर्ष होता है कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है वो कहलाता है आपका प्रकाश वर्ष। और पारसेक क्या होता है, एक पारसेक इज इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष। क्लियर, इतना समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं कि हम तारे की मृत्यु कैसे होती है, यानी तारे की मृत्यु या कहें तारे का जीवन। ठीक है, जीवन उसका कैसे समाप्त होता है, यानी तारे के अगर हम बात करें जीवन के आधार पर कि उसका जीवन कैसा होता है और कैसे उसकी मृत्यु होती है, उसके आधार पर हम इसको ना 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, उसके आधार पर हम इसको कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। ठीक है, एक होता है आपके बौने तारे। ठीक है, एक होता है आपके विशाल तारे, एक होता है आपके महाकाय तारे। तारों को हम 3 टाइप कैटेगरी में बांट सकते हैं, बौने तारे, विशाल तारे और महाकाय तारे। ठीक है, उससे पहले आपको समझना है, देखिए इन तारों के अंदर अगर तारे का जीवन काल की देखें तो सामान्यतः तारे का जीवन काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। कोई भी तारा है उसका जो जीवन काल है वो किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। ठीक है, और लगभग कोई भी तारा कितने समय तक जीवित रहेगा ये सारा कुछ डिपेंड करेगा उसके द्रव्यमान पर। ठीक है, जितना द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसका जीवन काल क्या होगा, अधिक होगा या कम होगा, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, पूरा गड़बड़ कर दो कभी। जितना द्रव्यमान ज़्यादा होगा उतना ही उसका जो जीवन काल क्या होगा, उसका जीवन क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा अंदर केंद्र के, मान लीजिए ये तारा है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए तारा है, अगर मान लीजिए एक तारा ये है, अब दोनों का आप देख रहे हो द्रव्यमान किसका ज़्यादा है, द्रव्यमान इसका ज़्यादा है कि इसका ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर इसका ज़्यादा द्रव्यमान है, इसका क्या है, कम है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जिसका ज़्यादा द्रव्यमान होगा तो क्या होगा, अंदर की ओर क्या होंगी, अंदर की ओर दाब बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, तो अंदर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर जितना अधिक बढ़ेगा उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का किस में संलयन होना स्टार्ट हो जाएगा, हीलियम में। ठीक है, तो वो जल्दी हाइड्रोजन का ज़्यादा अपना हाइड्रोजन के किसी भी, जैसे आप इसको समझ सकते हैं ऐसे कि मनुष्य क्यों जीवित रहता है, हम भोजन करते हैं, खाते हैं, इस वजह से हम जीवित रह पाते हैं। तो जो तारा है या सूर्य है उसका भोजन क्या है, बेसिकली हाइड्रोजन। अगर उसके अंदर का हाइड्रोजन खत्म हो गया ना तो समझिए उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब जितना आकार ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, उसका हाइड्रोजन तेजी से संलीत होगा किसमें, हीलियम में, और एनर्जी जनरेट करता रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जिसका द्रव्यमान क्या होगा आपका, कम होगा, उसका जीवन काल क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कम दाब लगेगा, कम ताप होगा, तो वो ज़्यादा जीवन तक, ज़्यादा दिनों तक क्या रहेगा, जीवित रहेगा। ठीक है, तो अगर तारे के जीवन की बात कर रहे हैं तो कोई भी तारा, ठीक है, कोई भी तारा लगभग आपके 10 अरब साल में, 10 अरब
साल में अपनी 10% हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, यूज़ कर लेता है। तो 10 अरब साल में वो 10% हाइड्रोजन यूज़ कर लेता है, बिकॉज हाइड्रोजन का संलयन, क्योंकि हाइड्रोजन का संलयन हो रहा है हीलियम के अंदर, तभी एनर्जी आ रही है। तो 10 अरब साल में कोई भी तारा लगभग 10% हाइड्रोजन का क्या कर लेता है, यूज़ कर लेता है। अब ये हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, ठीक है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा संलयन उतनी तेज गति से होगा, ज़्यादा होगा। टेम्परेचर जितना कम होगा और उतनी कम गति से संलयन होगा और धीरे होगा, ठीक है। और टेम्परेचर किस पर डिपेंड करेगा, साइज पर। जितना साइज बड़ा होगा यानी जितना द्रव्यमान बड़ा होगा उतना अंदर दाब प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, उतना अंदर क्या लगेगा, दाब ज़्यादा लगेगा। और जितना साइज कम होगा अंदर प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब जरा समझना, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस टेम्परेचर पर आधारित है, तारे का जीवन काल टेम्परेचर पर आधारित है। देखिए, अगर मान लीजिए पहले क्या होगा, हाइड्रोजन का संलयन होगा, किस में होगा, हीलियम में, ठीक है। हाइड्रोजन का संलयन होगा हीलियम में। फिर अगर उसके तारे के केंद्र में और ज़्यादा ताप है, और ज़्यादा दाब है, तब क्या होगा, हीलियम का संलयन होगा किस में, कार्बन में, ठीक है। यदि और ज़्यादा ताप है तारे के अंदर, और ज़्यादा ताप है, तो वो क्या होगा, कार्बन का फिर संलयन होगा आयरन में, लोहे में, फिर उसके बाद कोई संलयन नहीं होगा, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि सभी तारों में ये सारी क्रियाएं होंगी। किसी तारे में ये क्रिया होगी, किसी में ये होगी, किसी में ये होगी, किसी में ये दोनों होगी, किसी में कोई भी नहीं होगी, ठीक है। वो डिपेंड करेगा तारे के नेचर के ऊपर। जरूरी नहीं है कि तीनों एक्टिविटी सभी तारों में होगी, किसी में ये क्रिया होगी, किसी में ये होगी, किसी में ये होगी। और वो किस पर डिपेंड करेगा, सारा बिल्कुल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। क्लियर, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन का हीलियम में, हीलियम का कार्बन में, कार्बन का आयरन में, Fe मतलब आयरन, लोहे में, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिया था हमने, बोना तारा, ठीक है। तो इसको बोने तारों को पढ़ते हैं, क्योंकि ये पहले टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बता दी, जब भी ये बीच में आएंगी तो आपके माइंड में बन जाना चाहिए एकदम चित्तर इसका। तो सबसे पहला आता है बोना तारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्वार्फ स्टार भी बोलते हैं, ड्वार्फ स्टार। तो ये जो ड्वार्फ स्टार होता है बोने तारे ही होते हैं, ठीक है। ये जो बोना तारा होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है, यानी इसका जो द्रव्यमान होता है, ये द्रव्यमान होता है इसका सोलर द्रव्यमान के क्या होता है, यानी सोलर, जो मैंने ऊपर लिखवाया था सोलर मास, यानी सूर्य का द्रव्यमान के क्या होता है, या तो इसके बराबर होगा या इससे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। या तो बराबर होता है या कम होता है ड्वार्फ स्टार का। यानी जो ड्वार्फ स्टार होता है उसका द्रव्यमान या तो सोलर द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है, और या होता है क्या होता है, समान होता है, या होता है कम होता है। क्लियर, दो कंडीशन, ज़्यादा नहीं होगा, या तो बराबर रहेगा या कम रहेगा, ठीक है। ये जो बोने तारे होते हैं ये भी कई टाइप के होते हैं। फिर आगे ये लाल हो सकता है, ठीक है, पीला हो सकता है, ठीक है, सफ़ेद हो सकता है, भूरा हो सकता है, काला हो सकता है, ठीक है। तो बोने तारे भी कई टाइप के हो सकते हैं। अब मैं ये नहीं लिखूंगा कि लाल बोना तारा, पीला बोना तारा, आप समझ जाना, ठीक है। तो जो लाल और पीला होता है, जो लाल और पीला होता है, ये होते हैं सक्रिय, यानी ये होते हैं एक्टिव, और जो ये होते हैं ये होते हैं निष्क्रिय। अब ये सक्रिय और निष्क्रिय का क्या मतलब हुआ, सक्रिय का मतलब है कि इसका हाइड्रोजन किस में संलयित हो रहा है, हीलियम में। जैसे ही हाइड्रोजन हीलियम में संलयित हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है और ऊर्जा मुक्त हो रही है, ठीक है। तो आपके जो ड्वार्फ स्टार, यानी जो लाल तारा, लाल ड्वार्फ स्टार होता है, लाल बोना तारा, उसकी कैटेगरी में कौन आता है आपका, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। आपको पता होगा, जीके का क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो किस तारे को हम पृथ्वी से नग्न आंखों से देख सकते हैं, तो वो कौन सा होता है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। इसको हम क्या देख सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो पीला तारा है, इस पीला तारा, पीला बोना तारा, इसकी श्रेणी में आता है हमारा सूर्य, ठीक है। इसकी श्रेणी में क्या आता है, हमारा सूर्य। क्लियर, तो इसकी श्रेणी में, यानी जो अगर आपसे बात पूछा जाए कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। ऑप्शन में क्या है, कौन सा तारा है, तो आप कहेंगे ड्वार्फ स्टार। और ड्वार्फ स्टार में भी अगर ऑप्शन में हो कि लाल ड्वार्फ स्टार, पीला ड्वार्फ स्टार, सफेद, भूरा, तो आप क्या लगाएंगे निशान, तो आप क्या लगाएंगे, पीला ड्वार्फ स्टार, ठीक है। तो सूर्य भी क्या है, बोना तारा है, ठीक है। और इसमें क्या है, पीला ड्वार्फ स्टार है। और लाल ड्वार्फ स्टार में कौन आता है आपका, प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो पृथ्वी से क्या होता है, सबसे नज़दीक तारा है। किसके, पृथ्वी के, ठीक है, अर्थ के, ई लिख देता हूँ, ठीक है। अर्थ के सबसे नज़दीक तारा है, ठीक है। तो अब देखिए इसका नाम क्या है, बोना तारा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बोना तारा, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, तो सूर्य के द्रव्यमान से क्या है, बराबर है या कम होगा, ठीक है।
तो इसका जीवन काल क्या होगा, अधिक होगा या कम होगा। तो मैंने आपको बताया था जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जीवन काल क्या होगा, अधिक होगा। क्यों? क्योंकि उसका हाइड्रोजन कम संलीत होता है हीलियम के अंदर, क्योंकि दाब कम पड़ता है, ताप कम होता है अंदर केंद्र में, कोर के अंदर। ठीक है, तो इसका जो जीवन काल होता है लगभग 100 अरब वर्ष तक होता है। ठीक है, 100 अरब वर्ष तक होता है किसका, बोने तारों का जीवन काल। क्लियर? अब जरा समझना कि क्या जब इसका जीवन काल समाप्त होता है, क्या इसके अंदर विस्फोट होता है, क्या धमाका होता है? तो इसके अंदर कोई भी विस्फोट या धमाका नहीं होता। ठीक है, बोने तारे के अंदर कोई भी विस्फोट या धमाका नहीं होता। ये आ गया आपका ड्वार्फ स्टार। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो बोने तारे के बारे में ये 4-5 बातें आप अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सा तारा आता है, विशाल तारा। दूसरे पे आता है आपका विशाल तारा। अगर हम इसके मास की बात करें, इसका द्रव्यमान होता है 3 सोलर द्रव्यमान के बराबर। 3 सोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। तो अब देखने से पता चल रहा है 3 सोलर द्रव्यमान के बराबर, यानी हमारे सूर्य से क्या होगा, बड़ा होगा। और जितना बड़ा होता है कोई चीज़, यानी जितना उसका द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उसका जीवन काल कितना होगा, उसका जीवन क्या होगा, कम होगा। इसका जीवन काल कितना होता है विशाल तारे का, 10 अरब वर्ष। और हमने बोने तारे का कितना देखा, 100 अरब वर्ष। ठीक है, तो इसका जीवन काल क्या होगा, 10 अरब वर्ष। अब जरा समझना, इसका जो विशाल तारा होता है इसका द्रव्यमान होता है 3 सोलर द्रव्यमान के समान। ठीक है, यानी 3 सोलर, तो हमारे सूर्य के 3 जैसे, हमारे सूर्य जैसे 3 सूर्य होंगे, तब उसका टोटल द्रव्यमान मिला लिया जाएगा तीनों का, तब जाकर विशाल तारे का, एक सिंगल विशाल तारे का द्रव्यमान होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो विशाल तारे का द्रव्यमान होता है 3 सोलर द्रव्यमान के साथ। और इसका, क्योंकि द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका हाइड्रोजन हीलियम में जल्दी क्या करेगा, संलीत करेगा, तेजी से संलीत करेगा। ठीक है, अब द्रव्यमान बढ़ गया यानी आकार बढ़ गया, तो उसका जो तारे का कोर होगा यानी केंद्र होगा, वहाँ पे दाब ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? तो आप कहेंगे आकार बढ़ गया है तो दाब क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये विशाल तारा है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, कोर यानी केंद्र। ठीक है, तो आपको पता है हाइड्रोजन का संलयन होता है हीलियम में, हीलियम का संलयन होता है कार्बन में, कार्बन का संलयन क्या होगा, आयरन के अंदर। ठीक है, तो इसके मैंने आपको शुरू में बता दिया था ना कि किसी में ये घटना होगी, किसी में ये होगी, किसी में ये होगी, किसी में इनमें से कोई नहीं होगी। ठीक है, तो जो विशाल तारा है ना, इसके अंदर जो घटना होती है वो होती है हीलियम का संलयन होता है कार्बन में। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में क्यों नहीं हुआ? ऐसा नहीं है कि इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन नहीं होता, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होने के बाद भी हीलियम का भी संलयन होता है कार्बन के अंदर। क्यों? क्योंकि आकार क्या है, बड़ा, और जितना आकार बड़ा होगा, मतलब आप समझ रहे हो ना। देखिए, एक ये तारा है, एक ये तारा है, तो द्रव्यमान किसका ज़्यादा है, इसका। तो अंदर जो दाब पड़ेगा, जो केंद्र में जो दाब लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा या इसमें ज़्यादा लगेगा? तो आप कहेंगे सर इसमें ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसमें दाब ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर किसके अंदर बढ़ेगा? तो आप कहेंगे सर इसमें, क्योंकि किसी पे अगर आप प्रेशर लगाते हो तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ता है, तो इस पर अगर दाब लगाओगे तो इसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन शुरू हो जाएगा, और टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है क्योंकि ये 3 सोलर द्रव्यमान के बराबर है, तो टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है कि हीलियम का भी दोबारा संलयन होना स्टार्ट हो जाता है कार्बन के अंदर। ठीक है, तो इसके कोर के अंदर क्या होता है, हीलियम का संलयन होता है कार्बन के अंदर। ठीक है, हीलियम का क्या होता है, संलयन क्या हो जाता है, कार्बन के अंदर शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर इसके कोर में, इस पूरे तारे में नहीं। ठीक है, इस पूरे तारे के अंदर नहीं, विशाल तारे के अंदर नहीं, पूरा सिर्फ किसमें, कोर के अंदर, सिर्फ इसके कोर के अंदर। ठीक है, सिर्फ इस कोर के अंदर क्या होता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा। तो जैसे ही इसके कोर पे क्या हो जाता है, इसके कोर में क्या हो जाता है, केंद्र में टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जो इसकी सरफेस है, ये सरफेस है, इस पर क्या होता है, जो ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस हो जाती है, ये क्या हो जाती है, हल्की गैस हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाती है, हल्की गैसें बच जाती हैं। जो इसके सरफेस है, ये इसका सरफेस है, तो इसके सरफेस पे क्या होता है, हल्की गैसें बच जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर हाई, यहाँ पे क्या है, हल्की गैसें हैं। तो जैसे यहाँ पर हल्की गैसें होती हैं तो ये क्या करती हैं, अपना प्रसार करती हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अपना प्रसार करेंगे। आपको पता है कोई भी चीज़ अगर फैलती है तो फैलने के बाद क्या हो जाती है, वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये फैलेगी तो ये क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और जैसे ये ठंडी होगी, अब जरा समझना, ये इसको गैस मत समझिए। ठीक है, ये तारा पढ़ रहे हैं ना, तो तारे को समझिए, तारे को माइंड में रखिए कि बिल्कुल आपका मतलब पूरा समझा हुआ
अभी तक जितना पढ़ा है वही ना दिमाग से निकल जाए, ठीक है। आपको ये भी इमेज बना के रखनी है माइंड में कि हम स्टार को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और तारा बेसिकली क्या है, गैस और धूल मिट्टी का एक 3D बादल है, ठीक है। ठंडा 3D बादल होता है, उसी को हम तारा कहते हैं, यानी नेबुला, ठीक है। नेबुला में क्या हुआ, विस्फोट, नेबुला में क्या होता, विस्फोट हुआ था, मतलब नेबुला से जो उसका कुछ भाग क्या हो गया था, अलग हो गया था, जो ग्रह बन गए थे, और बाकी का क्या रह गया था अंदर का, स्टार, जिसको प्रोटोस्टार कहा था, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि इसकी सरफेस पे क्या थी, हल्की गैसें। तो हल्की गैसें क्या होंगी, अब थोड़ी देर में क्या करेंगी, अपना प्रसार करेंगी, यानी फैलेंगी। और जैसे ही कोई चीज़ फैलती है तो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। अब जरा समझना, जैसे ये ठंडी होगी तो इसकी जो सतह होगी, सरफेस होगी, उसका रंग कैसा होगा, अपने आप सोच कर बताइए, जरा दिमाग लगाइए। जैसे ही ये गैसें क्या करेंगी, प्रसार करेंगी, और प्रसार करने से ये क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी। और ठंडी होने से जो इसकी सरफेस है, यानी इस तारे की जो सरफेस है, सरफेस समझते हो, सतह है, तो सतह कैसी दिखाई देगी, किस कलर की दिखाई देगी, तो आप कहेंगे सर लाल कलर की दिखाई देगी। क्यों, अब देखिए यहां हमने क्या पढ़ा था, यहाँ देखिए हमने क्या पढ़ा था, किसी भी तारे का रंग क्या करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सब पहले क्या होता है, लाल कलर का, जिसका सबसे कम टेम्परेचर हो, उससे ज़्यादा पीला, उससे ज़्यादा सफेद, उससे नीला, सबसे ज़्यादा किसका होता है, नीले का, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसका टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, यानी प्रसार करने से क्या करेगा, ये फैलेगा, ठंडी होगी। तो ठंडी होगी जब यहाँ की गैसें, तो उसका सरफेस कैसा दिखाई देगा, लाल कलर का। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि जब सबसे कम तापमान होता है, जब कोई चीज़ सबसे कम ठंडी होती है या सबसे कम तापमान होता है किसी तारे का, तो उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। यहाँ मैंने पीला क्यों नहीं लिखा, सफ़ेद क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग, इन तीनों के अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। तो जिसका टेम्परेचर कम होता है उसका कैसा रंग होता है, लाल होता है, ठीक है। तो इसकी सरफेस कैसी दिखाई देती है, लाल दिखाई देती है, ठीक है। और इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, लाल दानव तारा। क्लियर, समझ में आ गया, यानी रेड ज्वाइंट, आपने रेड जिएंट स्टार आपने तो पढ़ा होगा कि लाल दानव तारा होता है, जो विशाल तारे होते हैं लाल दानव तारा होता है। ये सारी उसकी प्रॉपर्टियां हो जाएंगी, ठीक है। अब ये लाल दानव तारा क्यों कहा, अब ये आपको पूरा माइंड में आपकी इसकी पिक्चर बन जानी चाहिए, ठीक है। क्यों कहा, लाल ही क्यों कहा, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या होता है, सबसे कम। ये टेम्परेचर कम क्यों हुआ, सारी चीज़ें बताई कि इसकी सरफेस की गैसें क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, और वो क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूंगा, ठीक है, नो डाउट। मैं आपको बीच में नहीं छोड़ूंगा, आपका पूरा कंप्लीट जीएस का पोर्शन कराऊंगा, ठीक है। बट आपको उसकी एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आपको हर वीडियो के नीचे कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जिसमें भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको कमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बंद कर दूंगा, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे भी तो तैयारी करनी होती है, तो मैं अपना पढ़ लिया करूँगा, ठीक है। तो मैं पढ़ के आपको इसलिए पढ़ाता हूँ कि जिससे आपको कम से कम 40-50 हज़ार रुपये आपके बच जाएँ। क्योंकि आप बाहर जाओगे एकेडमी में HCS की तैयारी के लिए, तो कम से कम आपको 40-50 हज़ार रुपये वहाँ देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ 40-50 हज़ार आपके वहाँ बच जाए। आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे अपनी तैयारी करते चली जाइए, नोट बनाते चली जाइए। जो भी ना समझ में आए कमेंट में ज़रूर लिखा करें, ठीक है। समझ में आता है तब भी कमेंट में लिखा करें, लाइक किया करें वीडियो को, तभी। ऐसे में कभी बोलता नहीं हूँ कि सब्सक्राइब करें या लाइक करें, फिर भी आप अगर आपको लगता है कि अच्छा है, अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे पता चलेगा ना, मुझे भी तो पता चलेगा, क्योंकि मेरे पास तो आप दोनों के कनेक्ट होने के लिए कोई सिस्टम नहीं है ना। तो मुझे तो इसी आधार पर पता चलेगा कि अगर आप कमेंट करते कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, हमें ये समस्या है, आपकी कोई प्रॉब्लम होगी वो भी कमेंट किया करें, तभी मैं आप समझ पाऊँगा, ठीक है। आप वीडियो को जब मर्जी देखें, चाहे आप जॉब वाले हैं, कोई भी है, आराम से देखें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस नोट बनाते चलें साथ के साथ। पहले वीडियो को आराम से देखें एक बार, फिर सेकंड बार में आप इसके क्या करें, नोट्स बनाएं, ठीक है। तो अब जरा समझना कि इसकी सरफेस पे क्या होता है, गैसें हल्की गैसें क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, और उसका प्रसार होने लग जाता है। प्रसार होने से क्या हो जाती है, वो ठंडी हो जाती है। ठंडी होने से इसकी सरफेस कैसी हो जाती है, लाल कलर की दिखाई देने लगती है। इसी वजह से इस स्टार को क्या कह दिया जाता है, लाल दानव तारा, ठीक है। ये दानव क्या होता है, दानव नाम क्यों पड़ा इसका, लाल दानव नाम क्यों पड़ा। दानव का क्या मतलब होता है, राक्षस, जो सभी को क्या खा जाता है, ठीक है।
तो यही लाल दानव तारा अगर मान लीजिए किसी ग्रह के पास से गुजर जाए, ठीक है, किसी ग्रह, क्षुद्र ग्रह या उपग्रह के पास से गुजर जाए, उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, खा लेता है। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, लाल दानव तारा। ठीक है, अब जरा देखना इस लाल दानव तारे के अंदर क्या होता है, विशाल तारे के अंदर। ठीक है, अब जब इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, जब इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके कोर का, किसके, इसके कोर का, लाल विशाल तारे के कोर का जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो इससे क्या होगी, प्रभावी तरंगें बाहर की ओर निकलने लगेंगी। इससे एक एनर्जी तरंगें, वेव्स बाहर निकलने लगेंगी। ठीक है, इसके कोर से क्या होगी, कुछ तरंगें बाहर निकलने लगेंगी। जैसे ही तरंगें बाहर निकलेंगी तो जो ये सरफेस थी ना, इस सरफेस को क्या करेंगी, वो तोड़ देंगी। इस सरफेस को क्या करेंगी, तोड़ देंगी। और जैसे ही इस सरफेस को तोड़ देंगी तो बड़ी जोर से क्या होगा, एक धमाका होगा, विस्फोट होगा। ठीक है, बड़ी जोर से क्या होगा, विस्फोट होगा। और इससे जो भी इसकी सरफेस से जो भी इसके मटेरियल, जो पदार्थ, जो टुकड़े, छोटे छोटे कण इससे जो निकले हैं बाहर, विस्फोट के बाद जो निकले हैं, वो कहलाएंगे नेबुला। ठीक है, वही आपके ग्रह वगैरह भी बन जाते हैं कई बार, छोटे ग्रह, क्षुद्र ग्रह। क्योंकि आप देखेंगे ना, जब आप कोई वीडियो भी देखेंगे ना यूट्यूब पे, तो आप देखना स्पेस के अंदर छोटे छोटे, बड़े, छोटे मोटे, बहुत ही पत्थर, ग्रह ऐसे टूटते घूमते रहते हैं। ठीक, क्योंकि उनको खींचने वाला कोई है नहीं। ठीक है, ऐसे ही घूमते रहते हैं। किसी के, अगर मान लें किसी गुरुत्वाकर्षण के उसमें प्रभाव में आ गया, उसका चक्कर लगाने लग जाएंगे। ठीक है, ये कैसे बनते हैं, ऐसे ही जब तारे के अंदर विस्फोट होता है तो जो उसका अवशिष्ट पदार्थ होता है, ठीक है, नेबुला क्या था, धूल मिट्टी कण क्या थे, बेसिकली इन्हीं तारों के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। अब मान लीजिए इसमें क्या हो गया, विस्फोट हो गया, तो इसका अवशिष्ट पदार्थ क्या निकलेगा, वही धूल मिट्टी के कण, गैसें कुछ, वो वायुमंडल में घूमती रहेंगी। ठीक है, फिर वो कई बार क्या होंगी, जब इकट्ठी हो जाएंगी, बादल की तरह बादल बना लेंगी, 3D बादल बना लेंगी। फिर उनके अंदर क्या होगा आपका, जब ठंडी हो जाएंगी तो अंदर की ओर क्या होंगी, संकुचित होने लगेंगी। फिर वो तारा बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके अंदर एनर्जी जनरेट हो जाएगी, हाइड्रोजन हीलियम में जनने लगेगा। ऐसे ही चलती रहती है प्रोसेस अंदर। क्लियर। तो अब क्या होगा कि जैसे ही इसके अंदर से प्रभावी तरंगें निकली तो इसकी जो बाहरी कोर थी वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, फट जाती है यहाँ से, और वो दूसरे छोटे छोटे ग्रहों में या दूसरे छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेबुला कह देते हैं। क्लियर। क्लियर। अब ये सरफेस तो टूट गई, सरफेस टूटकर अंतरिक्ष में घूमने लगी, जो क्या कहलाई, नेबुला। ये जो अंदर का भाग है, ये जो कोर वाला भाग है, ये अंदर का भाग बच गया इसके। ठीक है, ये जो अंदर वाला भाग है, ठीक है, तो जो इसका अंदर का जो भाग बचा, बाहर वाला तो खत्म हो गया प्रभावी तरंगों की वजह से, जो अंदर वाला भाग बचा ये कहलाता है आपका व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है, तो विशालकाय तारे का जो अंदर वाला भाग बचा ये क्या कहलाता है, आपका व्हाइट ड्वार्फ। अगर इसके अंदर और संलयन होगा, इस व्हाइट ड्वार्फ के अंदर, इस व्हाइट ड्वार्फ के अंदर अगर और अधिक नाभिकीय संलयन की क्रिया होगी तो अब क्या होगी, पहले क्या हो रहा था विशालकाय तारे के अंदर, हीलियम का संलयन हो रहा था कार्बन में। अब कार्बन का अगर हीलियम में होगा, कार्बन का संलयन अगर हीलियम में होगा इस व्हाइट ड्वार्फ के अंदर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कार्बन के बाद क्या होगा, जब हीलियम में संलयन हो जाएगा उसके बाद कुछ संलयन नहीं होगा। ठीक है, फिर कुछ भी संलयन नहीं होगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ये व्हाइट ड्वार्फ बचा है ना, ये व्हाइट ड्वार्फ, अब जब अगर इसके अंदर का जो हाइड्रोजन है अगर पूरी तरह से क्या हो जाता है, जल जाता है, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अगर व्हाइट ड्वार्फ के अंदर का हाइड्रोजन पूरी तरफ से अगर जल जाता है तो वो बन जाता है आपका ब्लैक ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ। ठीक है, ठीक है। तो अब ब्लैक ड्वार्फ कैसे बना देखिए, ये था विशालकाय तारा, दोबारा रिवाइज कर लीजिए, विशालकाय तारा था। ठीक है, इसके कोर से क्या हुआ, प्रभावी तरंगें गई, जिसकी वजह से की सतह क्या हो गई, नष्ट हो गई। अब जो अंदर का जो भाग बचा वो कहलाया व्हाइट ड्वार्फ। अगर इसी व्हाइट ड्वार्फ के अंदर का जो हाइड्रोजन है अगर पूरी तरह से जल जाता है, पूरी तरह से क्या हो जाता है, जल जाता है, तो वो कैसे में चेंज हो जाएगा, ब्लैक ड्वार्फ के अंदर। ठीक है, तो ये होता है आपका विशालकाय तारे। क्लियर। अब आपका तीसरा जो है वो क्या है, महाकाय तारे, महाकाय तारा। ठीक है, तीन थे ना टाइप, महाकाय तारा। इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं, वो है आपकी चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, उसका एक प्रैक्टिकल शामिल है इसके अंदर, चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर साइंटिस्ट थे, उनका एक प्रैक्टिकल शामिल है इसके अंदर, प्रयोग शामिल है, जिसको कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, तो ये क्या कहता है, बेसिकली कोई भी जो रेड ज्वाइंट स्टार होता है यानी लाल दानव तारा होता है,
उसका जो द्रव्यमान होता है, उसका द्रव्यमान 1.44 सोलर मास से अधिक नहीं होगा, सोलर मास से अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी अगर रेड ज्वाइंट तारा है, स्टार है, उसका जो द्रव्यमान होगा 1.44 सोलर मास से अधिक नहीं होगा, यही कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, आपसे एग्जाम में कई बार पूछ सकता है। ठीक है, अगर चंद्रशेखर सीमा पूछे क्या है तो आप बता देंगे कि रेड ज्वाइंट स्टार जो होता है उसका द्रव्यमान किसी भी रेड ज्वाइंट स्टार का द्रव्यमान 1.44 सोलर मास से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, अब समझते हैं महाकाय तारे क्या होते हैं। महाकाय तारे जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है विशाल तारे से भी बहुत बड़े। ठीक है, तो इसका जो द्रव्यमान होगा, यानी जो इसका द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, 3 सोलर मास से क्या होगा, 3 सोलर द्रव्यमान से क्या होता है, अधिक होता है। जबकि विशाल तारे का द्रव्यमान क्या था, 3 सोलर मास, और जबकि बोने तारे का द्रव्यमान क्या था, सूर्य के सोलर मास के यानी सोलर द्रव्यमान के बराबर या उससे कम, और विशाल का क्या हुआ, 3 सोलर मास के बराबर हुआ। ठीक है, और महाकाय का क्या हुआ, 3 सोलर मास से अधिक, यानी 3 सोलर द्रव्यमान से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, अब जैसे ही द्रव्यमान बढ़ा तो इसका जीवन काल क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका जीवन काल क्या होगा, कम, क्योंकि हाइड्रोजन जल्दी से तेजी से संलीत होगी हीलियम के अंदर। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें जीवन काल तो बेसिकली इसका जीवन काल 100 लाख साल तक होता है बस। ठीक है, बहुत ही कम होता है, 100 लाख वर्ष तक होता है इसका जीवन काल। क्लियर। और जो इसकी मृत्यु होती है बहुत ही विस्फोटक होती है, बहुत ही विस्फोटक मृत्यु होती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये बहुत विशाल है और हाइड्रोजन का हीलियम में बहुत तेज़ी से संलयन होता है। यहाँ देखिए, इसका हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होगा, ठीक है, फिर हीलियम का कार्बन में संलयन होगा, फिर कार्बन का आयरन के अंदर संलयन होगा, यहाँ तक कहानी पहुँच जाती है आयरन तक। ठीक है, यानी हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है, फिर हीलियम कार्बन में संलयित होता है, फिर कार्बन आयरन के अंदर यानी फेरम के अंदर क्या होता है, इसका फेरम में इसका संलयन होगा। क्लियर। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा भयानक मृत्यु होती है, यानी इसका बहुत ही ज़्यादा विस्फोट होता है, फिर उसको सुपरनोवा विस्फोट वगैरह कहेंगे, जरा समझना। ठीक है, अब देखिए ये जो महाकाय तारे होते हैं इसमें 2 कंडीशनें हो सकती हैं। वो 2 कंडीशनें क्या है समझिए। अगर इस महाकाय तारे का मास यानी द्रव्यमान 1.4 से लेकर 9 सोलर मास तक है, ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो सकती है। यदि इसका मास 9 सोलर मास से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, ठीक है, 9 सोलर, यहाँ सोलर मास है यानी सोलर द्रव्यमान। ठीक है, यदि महाकाय तारे का द्रव्यमान 1.4 से लेकर 9 सोलर द्रव्यमान तक हो तब क्या होगा, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर इसका द्रव्यमान 9 सोलर मास से अधिक हो जाए तब क्या होगा। अगर इसका द्रव्यमान 1.4 से 9 सोलर मास तक होगा तो इसमें एक अत्यंत बड़ा, एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है, जिसको बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट, ठीक है। तो सुपरनोवा विस्फोट किस में होता है, लाल महाकाय तारे में। ठीक है, तो यहाँ साथ में लाल भी लगा लेना, लाल महाकाय तारे के अंदर। तो लाल महाकाय तारे का द्रव्यमान यदि 1.4 से, वो सेम कंडीशन होगी जैसे कि ये तारा है, ये इसका कोर है, यहाँ से प्रभावी तरंगे क्या होंगी, निकलेंगी। प्रभावी तरंगे जैसे ही निकलेंगी तो इसके इस सरफेस को क्या करेंगी, तोड़ देंगी। ठीक है, सरफेस को क्या करेंगी, तोड़ देंगी, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी इतनी है कि इसकी सरफेस को इतनी तेज़ी से तोड़ती है कि बहुत ही बड़ा धमाका होता है, बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुपरनोवा विस्फोट। ठीक है, तो इसका जो बाहर का हिस्सा तो क्या हो जाएगा, वो नेबुला के रूप में घूमने लगेगा या कोई भी आकाशीय खगोलीय पिंड बन जाएंगे। ठीक है, जो अंदर का हिस्सा है यानी जो इसका कोर वाला हिस्सा है, जो इसका कोर वाला हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही तेज़ी से इसका जो कोर होगा वो बहुत ही तेज़ी से क्या होने लगेगा, संकुचित होने लगेगा। संकुचित मतलब दबने लगेगा, ऐसे स्ट्रेस होने लगेगा। ठीक है, तो इसका जो बीच का हिस्सा है, बचा हुआ हिस्सा, वो बहुत तेज़ी से क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। और इसका जो घनत्व है, कोर का घनत्व, यानी कोर जब संकुचित हो जाता है तो इसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, अब घनत्व समझ रहे होंगे क्या होगा। ठीक है, तो घनत्व है वो भी क्या हो जाता है, बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, बहुत ही अधिक हो जाता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर लाल महाकाय तारे के अंदर सुपरनोवा विस्फोट होता है तो इसकी सरफेस तो टूटकर बहुत ही दूर दूर जाती है। ठीक है, खगोलीय पिंड बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा। और जो इसका कोर तेजी से क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, और उसका डेंसिटी क्या हो जाएगी, एकदम बहुत ही बढ़ जाएगी। ठीक है, और यही जो कोर वाला भाग है जो संकुचित हो चुका है, यही जो सुपरनोवा विस्फोट की वजह से एक नए तारे का निर्माण हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, न्यूट्रॉन तारा।
और इसी को हम क्या बोलते हैं, पल्सर तारा भी बोलते हैं। तो पल्सर तारे का निर्माण किससे होता है, तो आप क्या कहेंगे, सुपरनोवा विस्फोट की वजह से। और सुपरनोवा विस्फोट की वजह से क्या हुआ, सरफेस एकदम विस्फोट के जरिए पूरी अलग हो गई और जो अंदर का कोर बचा एकदम तेजी से संकुचित हुआ, उसका डेंसिटी बढ़ गई और उससे जिस तारे का निर्माण हुआ उसका नाम क्या था, न्यूट्रॉन तारा यानी पल्सर। बेसिकली क्या होता है कि जो ये न्यूट्रॉन तारा होता है इसके नाभिक के जो चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। नाभिक के चारों ओर के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो अंदर क्या बच जाता है, न्यूट्रॉन बच जाता है। तो ये कहलाता है न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रल तारा, ठीक है। इसको हम पल्सर भी बोलते हैं। तो पल्सर क्या है, सुपरनोवा विस्फोट की वजह से बना हुआ तारा, वो कहलाता है पल्सर तारा। क्लियर। अब जरा समझना कि ये जो पल्सर तारे होते हैं ना, न्यूट्रॉन तारे, ये क्योंकि ये किसकी वजह से हुए, मतलब ये इसमें यहाँ संलयन कहाँ कहाँ तक हुआ, हाइड्रोजन का हीलियम, हीलियम का कार्बन, कार्बन का आयरन तक संलयन हुआ था, ठीक है। तो इसी वजह से जो न्यूट्रॉन तारे होते हैं, पल्सर होते हैं, पल्सर स्टार होते हैं, ये धातु के बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं, ठीक है। इनमें धातु के बहुत अच्छी अच्छी धातुएं जैसे कि डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट वगैरह पाई जाती है, ठीक है। ये तो है अगर द्रव्यमान लाल महाकाय तारे का द्रव्यमान इसके और इसके बीच में हुआ। अगर इसका द्रव्यमान 9 सोलर मास से अधिक होता है तब क्या होगा, ठीक है। तो जैसे ही इसका द्रव्यमान 9 सोलर मास से अधिक होगा तो इसमें क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि सूर्य, हमारी पृथ्वी सूर्य के सामने बहुत छोटी है और इसका द्रव्यमान हम कह रहे हैं कि 9 सोलर मास से अधिक, यानी 9 सूर्यों से भी अधिक द्रव्यमान। ऐसे तारे में तो आप समझ सकते हो कि अब देखिए जो सूर्य है, सूर्य हमारा पृथ्वी को क्या करता है, चारों ओर, अपने चारों ओर घुमाता है गुरुत्वाकर्षण की वजह से। अब समझिए कि अगर सूर्य का द्रव्यमान 9, हमारे सूर्य का द्रव्यमान 9 सोलर मास के द्रव्यमान के बराबर हो जाता तो क्या होता, सूर्य तो पृथ्वी को बिल्कुल क्या कर लेगा, निगल लेगा, अपने अंदर क्या कर लेगा, बिल्कुल खींच लेगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि 9 सोलर मास द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है। तो जैसे ही 9 सोलर मास द्रव्यमान होगा तो इसमें क्या होगा, सीधी सी बात है, गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगी, बढ़ेगी या घटेगी। तो स्वाभाविक सी बात है, द्रव्यमान बढ़ने से क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, बढ़ेगी। तो जैसे ही इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ती है तो ये क्या करेगा, अपनी ओर सभी चीज़ों को खींच लेता है, ठीक है। अपनी ओर सभी चीज़ों को खींच लेता है, ठीक है, अपने अंदर समा लेता है। यहाँ तक कि इसकी ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि ये क्या करता है, प्रकाश है जो लाइट को भी क्या कर लेता है, अपने अंदर क्या कर लेता है, समा लेता है। लाइट को भी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। इतना ग्रेविटेशन, इतना गुरुत्वाकर्षण होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसी वजह से अगर इस तारे में, यानी जो लाल महाकाय तारा है, इसका ग्रेविटेशन इतना अधिक है, क्योंकि 9 सोलर मास से अधिक है, इसका ग्रेविटेशन इतना अधिक है कि अगर इसके पास कोई पदार्थ भी आएगा ना, उसको भी क्या कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। पृथ्वी जैसे को तो बिल्कुल ही खींच लेगा। यहाँ तक कि पृथ्वी तो छोड़िए, यहाँ तक कि जो लाइट होता है, लाइट भी इसके अंदर से क्रॉस नहीं कर पाती, ठीक है। इस लाइट को भी क्या कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। तो लाइट को भी जब ये अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है तो यही तो कहलाता है आपका ब्लैक होल। ब्लैक होल और क्या है, कुछ भी नहीं है। ब्लैक होल जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कृष्ण छिद्र, ठीक है। तो कृष्ण छिद्र क्या है, ब्लैक होल क्या है, स्पेशली लाल महाकाय तारे होते हैं, उसका जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है इतना ज़्यादा होता है, 9 सोलर मास से अधिक होता है कि वो हर चीज़ को अपने अंदर क्या कर लेता है, अब्जॉर्व कर लेता है, अपने अंदर क्या कर लेता है, समाहित कर लेता है। यहाँ तक कि लाइट को भी अपने अंदर क्या कर लेता है, खींच लेता है। लाइट को भी अपने में से क्रॉस नहीं होने देता है। देख लीजिए, लाइट को भी नहीं क्रॉस होने देता है। तो यही कहलाता है ब्लैक होल, ठीक है। तो हमारा सूर्य भी कभी ना कभी ब्लैक होल बनेगा, ऐसी बात नहीं है, जब उसका पूरा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ब्लैक होल थी, ब्लैक होल की संकल्पना, ये जो ब्लैक होल के बारे में जो बताया था वो बताया था जॉन व्हीलर ने, ठीक है। जॉन व्हीलर ने, ठीक है। तो ये नाम याद रखेंगे, जॉन व्हीलर। ये थे तारे, ठीक है। तो हमने देखा कैसे तारे का निर्माण होता है, कैसे तारे की मृत्यु होती है, ठीक है। अगर मास इतने के बीच में हुआ तो बहुत भयंकर विस्फोट होगा जिसका नाम होगा सुपरनोवा विस्फोट, ठीक है। उससे जो उसके कोर संकुचित होगा, उससे जो तारा बनेगा न्यूट्रॉन तारा कहलाएगा, जिसको पल्सर कहते हैं। धातु के अच्छे सोर्स हैं। अगर इससे 9 सोलर मास से अधिक होगा द्रव्यमान तारे का, लाल महाकाय तारे का, तो वो इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी कि वो सभी चीज़ों को अपने अंदर संभाल लेगा, ठीक है। प्रकाश को भी यहाँ तक अपने अंदर से क्रॉस नहीं होने देता। यही कहलाता है ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र, जिसको किसने दिया था, जॉन व्हीलर ने, ठीक है। तो यहाँ तक आप कवर कर लेना, बहुत हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे हम पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर देखेंगे हम ग्रहों के बारे में, सौर परिवार के बारे में पढ़ेंगे, फिर अक्षांश देशांतर रेखाएं, फिर घूर्णन परिक्रमण, फिर हम
वेगनर के सिद्धांत को पढ़ेंगे, फिर भौतिक भूगोल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, प्लेटों के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, फिर वातावरण के बारे में, ठीक है, यानी क्लाइमेट के बारे में, फिर देखेंगे कैसे वर्षा होती है वगैरह वगैरह, ठीक है, फिर और जो भी 4-5 टॉपिक बचेंगे, फिर इंडियन ज्योग्राफी। क्लियर।